हाय गाइस। आज हम लोग इससे पहले जो चैप्टर चल रहा था हम लोग का सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ बेसिक पढ़ लिए थे कि जैसे कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल, है ना। और सेल की डिस्कवरी कौन किए थे, जैसे कि डेड सेल का डिस्कवरी कौन किए थे, लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किए थे, है ना। फिर न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किए थे, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सारी पढ़े थे। और फिर हम लोग जाने थे कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स जो था हमारा, है ना, तो उसमें जो हमारा प्रोकैरियोट्स था उसमें क्या क्या फीचर है ना। तो ये जो फीचर उसके बारे में जान रहे थे कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो उसमें हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ग्लाइकोकैलिक्स में भी 2 लेयर आता था हमारा। फिर जो भी थे पार्ट, वो सब के बारे में बैक्टीरिया में जो पाया जाता है हमारा, जैसे कि फिमरेई पाया जा रहा था, पिलाई पाया जा रहा था, फ्लैजिलम पाया जा रहा था, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। उसी तरह कोई भी जो सेल होता है, चाहे वो बैक्टीरिया का रहे, चाहे एनिमल सेल रहे, चाहे प्लांट सेल रहे, ठीक है, हर कोई भी सेल है तो उस सेल में जो है, कोई भी अगर सेल है तो उस सेल में सेंटर में एक न्यूक्लियस तो होता है, और साथ में कुछ जेली जैसा सबस्टांस जो होता है ना, जेली लाइक सबस्टांस, उसी को हम लोग क्या कहते थे, साइटोप्लाज्म कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, जेली लाइक सबस्टांस को साइटोप्लाज्म कहते थे। तो जेली लाइक सबस्टांस को, जिसको साइटोप्लाज्म कहते थे, तो कोई भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर कोई भी सेल है ना, उसमें क्या होता है, ये जेली लाइक सबस्टांस भरा हुआ होता है, उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये भी हम लोग देख लिए थे कि साइटोप्लाज्म किसको कह रहे थे। कोई भी फ्लूइड फिल, है ना, फ्लूइड मैट्रिक्स फिल इन सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड, ये जो पाया जाता है वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड तो रहता नहीं है फ्लूइड, है ना, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंटेन राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर, ये जो लिक्विड पाया जाता है, इसमें क्या होता है, राइबोसोम, कोई भी सेल जो है ना, इस सेल में जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड में क्या पाया जाता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा और इंक्लूजन बॉडी रहता है ना, इंक्लूजन बॉडी रहता है। बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसमें राइबोसोम और क्या पाया जाता है, इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म आखिर होता क्या है, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है। और वो साइटोप्लाज्म होता क्या है, तो जो फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स में जो होता है, फ्लूइड जो होता है सेल के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरी समझ से आपको ये बात समझ में आई होगी, और ये हम लोग इससे पहले वाले इसमें भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग ये देख चुके हैं थे, ये मैं आपको नेक्स्ट इससे पहले वाले क्लास में ही बता चुकी थी। तो अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या था हम लोगों को पढ़ना, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम जो है, ये राइबोसोम, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम कितने टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है। कितने टाइप का, किस टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ऑर्गेनली है। यूनिवर्सल ऑर्गेनली राइबोसोम को क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी ऑर्गेन, मतलब कोई भी जो सेल है उसमें हमारा राइबोसोम जरूर पाया जाता है, और कोई ऑर्गेनली पाया जाता है, कोई ऑर्गेनली किसी सेल में अब्सेंट होते हैं, किसी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्लास्टिड है ना, वैक्यूल है, ये सब कुछ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में ये सारे वैक्यूल, क्या है, वैक्यूल या प्लास्टिक प्रेजेंट नहीं है, नहीं पाए जाते हैं। लेकिन राइबोसोम की बात करें तो बैक्टीरियल सेल है, प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है, सारे में राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ऑर्गेनली, मतलब हर जगह यूनिवर्सली पाया जा रहा है। जो हर जगह पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल बोलते हैं। इसीलिए यूनिवर्सल ऑर्गेनली बोलते हैं किसको, राइबोसोम को, है ना। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, ये जो 70S है ये 2 यूनिट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, 70S जो है वो कितने यूनिट से मिलके बना हुआ है, 2 यूनिट से। कौन कौन सा, 50S और 30S। कितने यूनिट से। राइबोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग किसी भी सेल में इस तरह से बना देते हैं कि ये क्या है, राइबोसोम है ना, ऐसे स्मॉल सर्कुलर सा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट से बनता है, 2 यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। एक लार्ज यूनिट होता है और एक स्मॉल यूनिट होता है। कितना, एक लार्ज यूनिट होता है और एक स्मॉल यूनिट होता है। ठीक है,
एक इस तरह से स्मॉल यूनिट होता है और दूसरा लार्ज होता है। ये लार्ज जो है यही होगा 50s टाइप, और जो नीचे वाला होगा ये 30s टाइप होता है। अब ये जो S है ना, ये S, इसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, क्या बोला जाता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे ये कितना है, 50 है, 2 सब यूनिट से मिलके बनता है राइबोसोम। और अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें 70s टाइप होता है, लेकिन यही अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, है ना, प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप होता है, लेकिन अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे तो उसमें 80s टाइप होता है, पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर हम ये 70s की बात करें तो ये 70s दो सब यूनिट से मिलके बना रहा है। कितने सब यूनिट से? 2 सब यूनिट से मिलके बन रहा है। ये लार्ज वाला सब यूनिट, इसको क्या कहते हैं? लार्ज, है ना, लार्ज सब यूनिट, है ना। और ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट। तो ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। जो ये लार्ज सब यूनिट है ना, ये कितना का है? ये 50s है, और ये जो स्मॉल है ये 30s है। तो अगर हम इसको ऐसे बोलोगे तो क्या है, 50s और 30s मिलके क्या हो जाता है? ये तो 80 हो जा रहा है ना। लेकिन ये कितना है? 70s है। इसको हम लोग जोड़ते नहीं है। ये S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है? सेडिमेंटेशन क्या? कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। एस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसीलिए एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल 30s सब यूनिट, ये दोनों कोफिशिएंट को मिला के कितना हो जाता है? ये 70s टाइप होता है। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया में या फिर इसमें प्रोकैरियोट्स में कैसा पाया जाता है? राइबोसोम 70s टाइप होता है। और 70s टाइप जो है ये कितने यूनिट से मिलकर बना है? 2 सब यूनिट से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक 50s और एक 30s। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस का साइट बोला जाता है। ठीक है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब राइबोसोम ही प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA स्ट्रक्चर, पोलीसोम एंड पॉलीराइबोसोम। एक मान लीजिए कि ये क्या है? mRNA है। mRNA मतलब mRNA, है ना। mRNA का मतलब क्या हुआ? m का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, है ना। m का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर बहुत सारा राइबोसोम क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? इसके ऊपर बहुत सारा राइबोसोम प्रेजेंट है, इस तरह से, है ना। तो ये जो राइबोसोम प्रेजेंट है, अगर हम नॉर्मली ऐसे बात बताएं तो ये इस तरह का लार्ज स्ट्रक्चर, है ना, फिर ये स्मॉल सब यूनिट, फिर ये लार्ज सब यूनिट, फिर ये स्मॉल सब यूनिट, फिर ये लार्ज सब यूनिट, फिर ये स्मॉल सब यूनिट, इस तरह से बना हुआ होता है। एक लार्ज यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट, फिर एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से एक mRNA की बात हम करें तो इसमें बहुत सारा राइबोसोम क्या होता है? अटैच रहता है उसके सरफेस पे। ठीक है, तो सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA जो है, आरएनए जो है ना, मैसेंजर आरएनए, वो कितना? एक ही है। और एक मैसेंजर आरएनए से क्या होता है? बहुत सारा राइबोसोम क्या होता है? अटैच होता है एक सिंगल mRNA से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलीसोम या फिर राइबोसोम, पोलीराइबोसोम या फिर पोलीसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलीसोम या फिर पोलीराइबोसोम। मतलब एक मैसेंजर आरएनए से अगर बहुत सारा क्या है? अटैच है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलीसोम या पोलीराइबोसोम। ठीक है, यहाँ तक मेरी समझ से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, इससे पहले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर सरफेस पे इस तरह से क्या होता है कि इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है? ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER, ये ER कितने टाइप का होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, है ना। कौन कौन सा? ये एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो 2 टाइप का है, रफ इंडोप्लाज्मिक और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक,
तो जो ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे सरफेस पे ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, ये जो स्मूथ सरफेस है जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जिस सरफेस पे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम इस तरह से अटैच रहता है उसके सरफेस पे, तो वो थोड़ा सा खुरदुरा हो जाएगा, है ना, रफ हो जाएगा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इस पे चलते हैं हम लोग। राइबोसोम समझ गए। इसके बाद क्या? हमारा इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी आता है। इंक्लूजन बॉडी क्या है? दूसरा नंबर की इंक्लूजन बॉडी क्या है? तो इंक्लूजन बॉडी क्या है? तो कंटेन रिजर्व मटेरियल। रिजर्व मटेरियल को क्या करता है? ये रिजर्व करके रखता है ना। कुछ मटेरियल को ये क्या करता है? रिजर्व करके रखता है। कौन? बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ये इंक्लूजन बॉडी होता है, ये इंक्लूजन बॉडी कोई भी सबस्टांस को, जनरली फूड को ये क्या करता है? रिजर्व करके रखता है ना। मान लो हमेशा तो फूड मिल नहीं सकता है, हम लोग जैसा ह्यूमन बींग्स के जैसा तो है नहीं कि जब भूख लगी तो गए और खाना बना लिए और खा लिए, है ना। मान लो कि इसको भूख लगी और उस समय खाना इसके पास नहीं है अवेलेबल, तो ये पहले से जो खाता है तो उसी समय क्या करता है? इसको, उस फूड को, कुछ को कंज्यूम करके, जैसे प्लांट है या बैक्टीरिया, ये सब क्या करता है? कुछ अपना रिजर्व करके रख लेता है बाद के लिए, है ना। तो वही बोला जा रहा है कि जो इंक्लूजन बॉडी है ये क्या किस तरह से काम करता है? रिजर्व मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है। फूड या जो भी इसको जरूरत पड़े उसकी तरह, रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है? नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ये जो इंक्लूजन बॉडी होता है ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये कैसा हो रहा था? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था ना। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था। उसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट था हमारा, है ना, जो प्लास्टिड था, वो भी कैसा था? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था ना, होता है। लेकिन जो है न्यूक्लियस जो है ये भी कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो ये इंक्लूजन बॉडी होता है ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। वही बोली जा रही है कि इंक्लूजन बॉडी जो है नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, किसी मेम्ब्रेन से क्या है? बाउंड नहीं है। लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। जो कोई सेल है, इस सेल के अंदर क्या है? ये जो लिक्विड फ्लूइडी सबस्टांस है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो इंक्लूजन बॉडी इसी साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते रहता है, ठीक है। फ्रीली घूमते रहता है, फ्रीली पाया जाता है, और इसीलिए वो क्या होता है? मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? फ्रीली इस तरह से पाया जाता है, ठीक है। लाइव फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल फॉस्फेट। जैसे फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो ये क्या है? हमारे साइटोप्लाज्म में जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें इस तरह से फ्रीली रहता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है उसका? इंक्लूजन वर्ड का। जैसे फॉस्फेट है तो क्या है? ये फ्रीली पाया जाता है, तो वही बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रेन्यूल्स या फिर साइनोफेशियन या ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स रहे, है ना, या फिर साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स की बात अगर हम कहें या ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स की बात करें, ये सारा क्या है? इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है? नॉट मेम्ब्रेन बाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो फॉस्फेट, है ना, या फिर कोई ग्रेन्यूल्स है, साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स है या फिर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल। हाँ, और क्या बोला जा रहा है? गैस वैक्यूल। और इंक्लूजन बॉडी जो होता है उसके बाद एक गैस वैक्यूल होता है। जिस तरह से हम लोग फूड वैक्यूल पढ़े थे, है ना, वैक्यूल पढ़े थे, प्लांट में क्या पाया जा रहा था? वैक्यूल पाया जा रहा था ना। इस तरह से प्लांट जो था, है ना, प्लांट सेल जो था, इस तरह से नहीं, है ना, प्लांट सेल कैसा होता है? थोड़ा इस तरह से रेक्टेंगुलर, है ना। तो ये जो प्लांट सेल था और उसके ऊपर ये क्या होता है? सेल वाल का लेयर होता है। तो ये जो प्लांट सेल है, सेल वाल लेयर होता है। तो यहाँ पे 90% भाग जो होता है, 90% जो होता है वो क्या पाया जाता है? प्लांट सेल में वैक्यूल जो है ये कवर करके रखता है ना। तो इसी तरह से जैसे प्लांट में ये वैक्यूल पाया जा रहा था, ये फूड वैक्यूल, है ना, प्लांट में जो पाया जाता है फूड वैक्यूल, उसी तरह से एक गैस वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी के बाद जो है बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? गैस वैक्यूल पाया जाता है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, क्या BGA का मतलब क्या होता है? ब्लू
ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। BGA का मतलब क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, पर्पल है या फिर ग्रीन बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो या फिर पर्पल बैक्टीरिया हो या फिर ग्रीन बैक्टीरिया हो, सब में जो है ये क्या पाया जाता है, गैस वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, ये जो गैस वैक्यूल है ये प्रेजेंट होता है किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल बैक्टीरिया में या फिर ग्रीन बैक्टीरिया में। ठीक है, यहाँ तक मेरी समझ से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लिप चलते हैं हम लोग। अब क्या बोला जा रहा है, न्यूक्लियोइड। अब जो ये न्यूक्लियोइड है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो न्यूक्लियोइड देखिए, जो न्यूक्लियोइड है कंटेन डबल स्ट्रैंड डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड नेक्ड डीएनए। जो न्यूक्लियोइड है ये न्यूक्लियोइड में, ठीक है, तो बैक्टीरिया में जो ये न्यूक्लियस तो पाया नहीं जाता है ना, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो पाया नहीं जाता है ना। तो जो उसका न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि जो नॉर्मल सेल होता है ना, जैसे एनिमल सेल, तो उसका जो एनिमल सेल जो है उसमें ये बीच में जो आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियोइड पाया जाता है अंदर में, और डीएनए आरएनए ये सब एक क्या है, इस मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहता है। लेकिन बैक्टीरिया के बारे में जो हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़े थे, इसमें कोई मेम्ब्रेन तो होता नहीं है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाया नहीं जाता है, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए कोई मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसका जो न्यूक्लियोइड होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो भी पाया जाएगा वो क्या होगा, फ्रीली होगा, है ना। फ्रीली इस तरह से क्या रहेगा, मिक्स रहेगा, है ना। वही बोला जा रहा है तो कि इसमें न्यूक्लियोइड जो है ये क्या है, कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। कैसा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब डीएनए जो है इसके डबल स्ट्रैंडेड हो, है ना, 2 स्ट्रैंड होगा। दूसरा कि इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। कैसा प्रोटीन, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटीन पाया जाएगा वो कैसा होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा। ठीक है, डीएनए जो इसका होता है वो नेक्ड डीएनए होता है, नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए क्यों, क्योंकि ये किसी भी इस तरह के मेम्ब्रेन से कवर नहीं रहता है ना। मेम्ब्रेन के अंदर अगर ये डीएनए पाया जाएगा तब ना इनक्लोज डीएनए होगा, लेकिन ये फ्रीली है, इस तरह से फ्री है साइटोप्लाज्म में, इस तरह से क्या है, ये मान लीजिए कि इस तरह से है, तो यहाँ पे ये क्या है, डीएनए वगैरह ऐसे ही पाया जा रहा है। ठीक है, आरएनए डीएनए ऐसे ही पाया जा रहा है, ये किसी मेम्ब्रेन से इस तरह से इनक्लोज नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जा रहा है इसको कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन और नेकेड डीएनए, इसका जो डीएनए है वो कैसा है, नेकेड है ना। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, हैव नो न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। कोई भी जो सेल है ना, बैक्टीरिया का जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इस तरह से जो एनिमल सेल होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोपोर पाया जाता रहा था, और फिर इसके अंदर में डीएनए ऐसे इस तरह से पैक रहता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और फिर साइड में यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। लेकिन जो बैक्टीरिया है उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जिसमें कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होगा, है ना, लेकिन प्रोटीन इसमें कैसा होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा, और नेकेड डीएनए जो इसका होता है ये कवर नहीं रहता है। दूसरा, इसके पास कोई न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाएगा, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन भी इसमें नहीं पाया जाता है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, सम बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, सारे में नहीं लेकिन कुछ में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है तो उसमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, ये जो डीएनए पाया जा रहा है वो तो पाया ही जा रहा है, और साथ में एक यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर मतलब, है ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर का पाया जाता है डीएनए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, प्लाज्मिड। ठीक है, उसके बाद क्या बोली जा रही है कि प्लाज्मिड प्रोड्यूस सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर। जो ये प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड जो पाया जाता है बैक्टीरिया में, इसका एक सर्टेन यूनिक कैरेक्टर होता है।
ठीक है, सर्टेन यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है ना। फिनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब जो कि देखने में एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। फिनोटाइप मतलब जो बाहरी स्ट्रक्चर है ना, जिसको हम लोग देख के बता सकते हैं। जीनोटाइप मतलब जो अंदर जीन वाला है ना, डिफरेंस अगर हम लोग बताएं तो किसी को आउटर विजुअल बेसिस पे देख के अगर बताते हैं तो वो क्या होता है, फिनोटाइप कहलाता है ना। और अगर इनर बेसिस पे उसके जीन के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, तो ये कैसा है हमारा प्लाज्मिड प्रोड्यूस सर्टेन यूनिक, प्लाज्मिड जो है ये एक सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर जो है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, पहला पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबॉडी। जो प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया के अंदर पहला बात है पाया जाता है और इसको एक यूनिक फिनोटाइप देता है, एक यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर देता है। तो क्या देता है कि अगर बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो अगर उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है तो उसको हम लोग कहते हैं आर प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, आर प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड होता है ना, ये जो प्लाज्मिड पाया जा रहा है बैक्टीरिया में, ये जनरली दो टाइप का होता है। जनरली और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन दो टाइप का मतलब कि जनरली पाया जाता है। जो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है वैसे प्लाज्मिड को बोलते हैं आर प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, आर प्लाज्मिड। और जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है ना, बैक्टीरिया फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस उसमें भी होगा ना, फर्टिलिटी फैक्टर उसके अंदर भी पाया जाएगा। तो जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है जो कि ट्रांसफर करेगा, फर्टिलिटी फैक्टर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को ही तो ट्रांसफर किया जाता है ना। तो जो ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो उसको कहते हैं एफ प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, एफ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड कितने टाइप का होता है, बैक्टीरिया में दो टाइप का प्लाज्मिड पाया जाता है, एक होता है आर प्लाज्मिड और दूसरा होता है एफ प्लाज्मिड। जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है बैक्टीरिया को, है ना, उसको क्या कहते हैं, आर प्लाज्मिड। और जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है बैक्टीरिया का उसको क्या कहते हैं, एफ प्लाज्मिड। ठीक है, क्या कहते हैं, एफ प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। फर्टिलिटी फैक्टर है ना, फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फर्टिलिटी फैक्टर क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसको, जेनेटिक मटेरियल को, उसको क्या कहेंगे, एफ प्लाज्मिड कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि जो इसका न्यूक्लियोइड होता है उसमें क्या सब फीचर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, जो बैक्टीरिया है हमारा, है ना, जो बैक्टीरिया होता है ये दो टाइप का होता है ना। बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक आपका होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है, एक होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक क्या होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं और निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। इसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, तो जब कोई एक बैक्टीरिया को क्या किया गया, स्टेन करके देखा गया। स्टेन मतलब कुछ कलर वगैरह डाल के उसको स्टेन किया गया और स्टेन करके देखा गया, तो जो कलर को ले रहा था, है ना, जो कलर को ले रहा था वो क्या हो गया, ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं ले रहा था, है ना, वो क्या हो गया, ग्राम निगेटिव हो गया। ठीक है, तो वही बोली जा रही है कि बैक्टीरिया दो टाइप का होता था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। तो देखिए बैक्टीरिया, पहले हम लोग एक बैक्टीरिया लिए, ठीक है, और उसको हम लोग क्रिस्टल वायलेट जो एक डाई है ना, एक डाई से क्रिस्टल वायलेट देखिएगा क्या है कि बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया में को अगर हम क्रिस्टल वायलेट डाई से क्या कर दिए, इसको कलर कर दिए। ठीक है, इसको हम लोग कलर कर दिए क्रिस्टल वायलेट डाई से, मतलब डाई से उसको स्टेन किए,
है ना। तो अगर क्रिस्टल वायलेट डाई से स्टेन किए तो जो ग्राम डाई था, जितना ग्राम लिए डाई, है ना, जेनेटिक वायलेट, जेनेटिक कहते हैं, ग्राम डाई जेनेशन, क्या, जेनसन वायलेट, जो जेनसन वायलेट डाई था उसको हम लोग लिए और बैक्टीरिया को क्या कर दिए, स्टेन कर दिए क्रिस्टल वायलेट से। ठीक है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, बैक्टीरिया गेट स्टेन क्या, इल्यूस पर्पल। अब जो बैक्टीरिया, जो दो बैक्टीरिया लिए, ठीक है, दो बैक्टीरिया लिए क्रिस्टल वायलेट डाई से, उसको क्या किए, स्टेन किए। ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया को स्टेन किए तो बैक्टीरिया गेट स्टेन मतलब इल्यूस पर्पल। तो जब हम लोग इसको स्टेन कर दिए तो बैक्टीरिया कैसा दिखने लगा, पर्पल दिखने लगा। ठीक है। क्रिस्टल वायलेट डाई से किए तो बैक्टीरिया कैसा दिखने लगा, पर्पल। ठीक है। दूसरी बात, वॉश इट विथ वाटर। उसके बाद स्टेन, पहले हम लोग क्रिस्टल वायलेट से इसको स्टेन किए, है ना, उसके बाद क्या कर दिए, इसको वाटर से वॉश कर दिए, है ना, मतलब धो दिए। कुछ देर के बाद हम लोग उसको धो दिए, वाटर को से उसको क्या किए, स्टेन को धो दिए। और जब वाटर से जब उसको वॉश किए तो ट्रीट विथ KI एंड देन विथ अल्कोहल। उसके बाद हम लोग क्या किए कि जो वॉश कर दिए, स्टेन किए डाई से, फिर उसको वॉश कर दिए वाटर से, और फिर उसको हम लोग किससे, अल्कोहल से ट्रीट किए। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, अल्कोहल से उसको ट्रीट किए। तो जब इसको अल्कोहल से ट्रीट किए तो हम लोग देखे कि रिटेन ब्लू कलर, रिटेन ब्लू एंड पर्पल कलर। एक जो बैक्टीरिया था, जब उसको वॉश कर दिए, उसके बाद अल्कोहल से हम लोग उसको ट्रीट किए, तो वो कैसा कलर दे रहा था, पर्पल दे रहा था। ठीक है। कैसा कलर दे रहा था, ब्लू और पर्पल कलर दे रहा था। ठीक है। तो ब्लू और पर्पल कलर दे रहा था कौन, ये बैक्टीरिया। ठीक है। अल्कोहल से वॉश करने के बाद। और दूसरा जो था डोंट रिएक्ट, जो एक और बैक्टीरिया था वो रिटेन ही नहीं किया, किसी भी तरह का कलर नहीं दिया। तो ठीक है। तो जब हम लोग इसको दोनों को ही हम लोग डाई से ट्रीट किए, है ना, उसके बाद दोनों को ही हम लोग वॉश भी किए और फिर दोनों को हम लोग अल्कोहल से ट्रीट किए, है ना, पार्शियलिटी तो किए नहीं, दोनों को किए। लेकिन एक जो है मेरे को ब्लू पर्पल कलर दे रहा है और दूसरा जो है वो कलर नहीं दे रहा है ना। तो जो दे रहा है उसी को हम लोग क्या बोले, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या बोले, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो कलर नहीं दे रहा था उसको हम लोग बोले ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। क्या बोले, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। जो कलर दे रहा था उसको क्या बोले, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो कलर रिटेन नहीं किया उसको बोले क्या, डोंट रिएक्शन। उसको बोले क्या, रिटेन नहीं किया उस कलर को, है ना, नहीं पकड़ा, तो उसको क्या बोले हम लोग, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ तक बात आ गई समझ में। उसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या किए, स्टडी किए कि वो कैसा दिखता है। तो जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके सेल वाल के स्ट्रक्चर को हम लोग देखे तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था उसका जो ये सेल वाल था, इस सेल वाल में एक एसिड पाया जा रहा था जिसको टिकोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिकोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल वाल था, उस सेल वाल में एक जो है एसिड पाया जा रहा था जिसको टिकोइक एसिड बोल रहे थे। ठीक है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, एक और लेयर पाई जा रही थी जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर बोल रहे थे। और फिर नीचे क्या था, ये सेल मेम्ब्रेन था। क्या था, सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा था। ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में। तो उसी तरह से फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जब हम लोग देखें तो इसमें भी बहुत सारे क्या थे, सेल वाल। जो इसका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वाल था ये बहुत सारे लेयर से मिलके बना हुआ था। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो लेयर होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भी होता है। ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो पाया जा रहा था वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। उसी तरह से जो ये PP5 प्रोटीन है ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी पाया जाता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। और फिर ये जो नीचे सेल मेम्ब्रेन है ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन है ना,
ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन है। फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद एक मेम्ब्रेन आता है पीपी पाइप, जो कि क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भी है। और फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर भी ग्राम पॉजिटिव में भी पाया जा रहा है और ग्राम निगेटिव में भी पाया जा रहा है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव के पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर सिर्फ एक टिकोइक एसिड पाया जाता है ना, कोई मोटा सा हार्ड लेयर नहीं पाया जाता है। लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर एक एलपीएस लेयर पाया जाता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का लेयर। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये एक एक्स्ट्रा लेयर, इसके पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर एक और लेयर पाया जाता है थिक सा, इसको बोलते हैं एलपीएस। क्या बोलते हैं? एलपीएस बोलते हैं। एलपीएस मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का एक लेयर एक्स्ट्रा पाया जाता है किसके ऊपर? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर। ग्राम पॉजिटिव के ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी लेयर और ज्यादा नहीं पाया जाता है ना। लेकिन ग्राम निगेटिव के ऊपर, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर भी एक लेयर पाया जाता है, जिसको कि क्या बोलते हैं? लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है, एलपीएस बोलते हैं, जो कि लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है। मेरे समझ से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, और ग्राम निगेटिव को ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को ग्राम पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है स्लाइड पे? रिमेन पर्पल कलर विथ ग्राम स्टेन इवन आफ्टर वॉशिंग। जब हम लोग दोनों बैक्टीरिया को देखे और उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व किए कि जो बैक्टीरिया जो है वो रिमेन पर्पल कलर दे रहा है, मतलब वॉश करने के बाद जब हम लोग उसको वाटर से वॉश कर चुके हैं उसके बाद भी वो हम मेरे को कैसा कलर दे रहा है? पर्पल कलर दे रहा है ना। इसका मतलब वो ग्राम स्टेनिंग हो गया है, आफ्टर वॉशिंग के बाद भी कलर दे रहा है, इसका मतलब स्टेन हुआ है वो। वही बात बोली जा रही है, रिमेन पर्पल कलर विथ ग्राम स्टेनिंग इवन आफ्टर वॉशिंग। जब हम लोग वॉश कर दिए उसके बाद भी वो क्या दे रहा था? पर्पल कलर दे रहा था हम लोगों को। दूसरी बात क्या बोली जा रही है? बेसल बॉडी हैव 2 रिंग। तो इसका जो ग्राम निगेटिव या ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है, इसका जो बेसल बॉडी होता है, इसमें कितना रिंग पाया जा रहा था? 2 रिंग पाया जा रहा था ना। एक को क्या कह रहे थे? एस रिंग कह रहे थे और दूसरे को एम रिंग कह रहे थे, है ना। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, है ना, देखे थे ना। देखिए, है ना, ये बैक्टीरिया का ही स्ट्रक्चर था ना, बैक्टीरिया के फ्लैजिलम का। तो उसमें ये हमारा एस रिंग क्या है? ये एम रिंग और एस और एम रिंग पाया जा रहा था ना, ये बीच वाला है ना, एस रिंग और एम रिंग पाया जा रहा था। ठीक है, तो वही बात बोली जा रही है कि इसमें क्या होता है? एस रिंग और एम रिंग पाया जाता है। ठीक है, 2 रिंग पाया जाता है, एक एस रिंग और दूसरा एम रिंग। ठीक है, उसके बाद क्या बोली जा रही है? डोंट रिटेन। एक को कलर दिए थे तो वो पर्पल कलर से ये हो गया था वॉश करने के बाद भी, और दूसरा क्या, एक रिटेन नहीं हुआ था। तो हैज 4 रिंग LPSM, जो रिटेन नहीं हुआ था ग्राम पॉजिटिव में कितना रिंग पाया जाता है? 4 रिंग पाया जाता है, LPSM, है ना। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें S और M का सिर्फ एक जो है क्या पाया जाता है? आपका रिंग पाया जाता है। ठीक है, तो जो रिटेन नहीं हुआ था ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, उसमें पाया जा रहा था ना लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। LPSM का मतलब क्या हुआ? एक लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का लेयर था ना, उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर था, और उसके बाद हमारा जो है नीचे क्या था? सरफेस ये था, है ना, पाया जा रहा था, और तब फिर वहां पे सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा था। ठीक है, तो वो जो रिंग था हमारा SPLM का था, और ऊपर में सिर्फ सरफेस था और क्या था? मेम्ब्रेन था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? प्रोमिनेंट मेसोजोम। अब जो बैक्टीरिया है उसमें एक प्रोमिनेंट मेसोजोम पाया जा रहा था, है ना। तो प्रोमिनेंट मेसोजोम जो पाया जा रहा था, जो कि लेस क्या होता है? ठीक है, प्यूनेंट होता है। प्यूनेंट का मतलब क्या होता है कि जो प्यूनेंट मेसोजोम है वो
और जो ये है, अच्छा ये डिफरेंस था इसका, तो इसको यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो ये जो प्यूमेंट मेसोजोम होता है, ये इसमें क्या होता है, जो ये प्रोकैरियोट और इसका पाया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें ये लेस प्रोमिनेंट होता है। टिकोइक एसिड जो होता है ये हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो यहाँ पे था ना, यही ग्राम पॉजिटिव का आगे कंटिन्यू किया गया है और ये ग्राम नेगेटिव का, ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू किया गया है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा तो क्या हो रहा है कि ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें प्रोमिनेंट मेसोजोम पाया जाता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में लेस प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट था ना, ग्राम पॉजिटिव में क्या था हमारा, टिकोइक एसिड, ये टिकोइक एसिड पाया जा रहा था ना ग्राम पॉजिटिव में, है ना, लेकिन वही ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड था क्या, नहीं था ना। वही बोली जा रही है कि ग्राम पॉजिटिव में ये क्या होता है कि नेगेटिव में ये अब्सेंट होता है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव में ये अब्सेंट होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट रहता है। सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल मोर थिक, जो ग्राम निगेटिव जो मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल ज़्यादा थिक होता है, मोटा होता है, लेकिन यही अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात बोले तो उसका सेल वॉल लेस थिक होता है, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ठीक है, इसमें एडिशनल जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, किसमें, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें एडिशनल जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, अब्सेंट होता है, लेकिन वही पॉजिटिव की बात बोले ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की, उसमें क्या होता है, ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एलपीएस का, है ना। वही बात बोली जा रही है फ्यू पैथोजेनिक, ये कैसा होता है, फ्यू पैथोजेनिक होता है, लेकिन जो होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ये मोस्ट पैथोजेनिक होता है। दूसरी बात, इसमें ओनली इम्ब्रियो फिमरे ही पाया जाता है, जबकि अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात बोलेंगे तो फिमरे और पिलाई दोनों पाया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का है, ठीक है, ग्राम निगेटिव, है ना। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में इस साइड बताया गया है आपको, और इस साइड का जितना सारा फीचर है ये किसका है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस साइड वाला जो कैरेक्टर है ये किसका है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का है, और इस साइड वाला जो कैरेक्टर था वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का सारा डिफरेंस आपको स्ट्रक्चर से और फिर आपको थ्योरेटिकल सब समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोगों का चल रहा था क्या, प्रोकैरियोट्स चल रहा था, जिसमें कि न्यूक्लियस कैसा था, फॉल्स था। तो उसमें ये सारी चीजें पाई जा रही थी और क्या नहीं पाया जा रहा था ये सब कुछ आप लोग जान लिए। अब हम लोगों का क्या है, यूकैरियोट, क्या है, यूकैरियोट। तो यूकैरियोट्स में क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले कि हम फर्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट शुरू किए थे उसमें पहले ही बताए थे कि जो ये प्रोकैरियोटिक होता था, है ना, प्रोकैरियोटिक होता था, तो इसमें प्रो का मतलब क्या होता था, फॉल्स, प्रिमिटिव, पुराना, है ना, फॉल्स था, है ना, प्रिमिटिव था, पुराना था, है ना, और कैरियोन का मतलब क्या होता था, न्यूक्लियस। उसी तरह जो ग्राम क्या होता है, ग्राम कहते हैं, ये यूकैरियोट जो है, यूकैरियोट्स, है ना, इस यूकैरियोट्स में जो यू है, इस यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, है ना, यू का मतलब क्या होता था, ट्रू, और कैरियो का मतलब क्या होता था, न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब क्या होता था, न्यूक्लियस। तो जो यू है, यू का मतलब होता था ट्रू और कैरियो का मतलब होता था न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स जो है फॉल्स, है ना, और हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो है वो ट्रू न्यूक्लियस। मतलब जो इसका न्यूक्लियस था वो जो हम लोग ये मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस देख रहे थे कि इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोपोर होगा, ये सारा किसका फीचर था, और ये जो इसका डीएनए आरएनए होगा ये इस मेम्ब्रेन से कवर रहेगा, ये किसका फीचर था, यूकैरियोट्स का, है ना। और जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसका जो ये डीएनए आरएनए था वो सब कैसा था, नेकेड पाया जा रहा था, किसी मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं था, क्योंकि उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब यूकैरियोट्स में देखिए, यूकैरियोट सेल हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर
इन्वेलप। जो यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वेल ऑर्गेनाइज होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है ना। न्यूक्लियस जो है, ये जो सेल है और उसका जो ये न्यूक्लियस है, ये कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, इस तरह से मेम्ब्रेन से इस तरह से क्या होता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है ना। उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, क्रोमोसोम, है ना। उसके बाद हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डेंस कवच स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। जो सारा क्या होता है, इस मेम्ब्रेन से इनक्लोज रहता है और इसके अंदर कुछ फ्लूइड पाया जाता था और इसी फ्लूइड को हम लोग क्या कहते थे, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं ना। वही देखिए कि ये यूकैरियोटिक सेल हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर इन्वेलप। यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है ना। और जो न्यूक्लियस जो है वो कवर रहता है किससे, विथ न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस जो है वो कवर है किससे, न्यूक्लियर इन्वेलप से। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, चूंकि ये मेम्ब्रेन से कवर है ना, ये जो न्यूक्लियस है ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, इसीलिए ये कैसा हुआ, मेम्ब्रेन बाउंड, कैसा हुआ, मेम्ब्रेन बाउंड। तो इसीलिए न्यूक्लियस को हम लोग कैसा कहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कहेंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। दूसरा क्या कहा जा रहा है, देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज करके रखता है किस फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में। क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से हम लोग बना देते हैं, एक्स के जैसा बनाते हैं ना। और अगर हम लोग अच्छे से बनाए तो कैसे होता है, ये क्या है हमारा क्रोमोसोम, है ना, डबल पेयर। अगर सिंगल सिंगल इस तरह से बनाए तो, है ना, ये क्या है ना, क्या है ये, यही है क्या, क्रोमोसोम। इसका स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस इन्वेलप पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप। दूसरा, ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो पाया जा रहा है इसी की वजह से ये कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कहलाता है। तीसरा क्या बोला जा रहा है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्वेलप जो होता है इसमें क्या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसको ऑर्गेनाइज करके कौन रखता है, क्रोमोसोम। कौन ऑर्गेनाइज करके रखता है, क्रोमोसोम रखता है, ठीक है। और क्रोमोसोम किसको, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। चूंकि हायर, जितने भी हायर प्लांट है, हायर एनिमल है, सब किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट्स का फीचर थोड़ा क्या होगा, जो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आते थे, इतना पिद्दू सा छोटा सा, है ना, प्राणी है, वो इतना कुछ अपने अंदर लिए हुए था। तो जितने हायर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, हायर प्लांट, हायर एनिमल, तो उसका जो फीचर है वो तो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ना। तो उसमें तो और भी सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो उसमें क्या है कि उसका जो इन्वेलप है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स में कोई इन्वेलप से क्लोज नहीं होता था न्यूक्लियस उसका, लेकिन जो यूकैरियोट्स है उसका न्यूक्लियस जो होता है वो एक इन्वेलप में क्या रहता है, इन्वेलप से कवर रहता है, मेम्ब्रेन से पैक रहता है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कहते हैं। और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है यही जो है, इसके अंदर में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो हमारा पाया जाता है, वो जेनेटिक मटेरियल को कौन ऑर्गेनाइज करके रखता है, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज करके रखता है। ये 3 सेंटेंस आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, अब कोई भी सेल है, चाहे वो बैक्टीरिया का रहे, प्लांट का रहे, एनिमल का रहे, सेल मेम्ब्रेन तो आपका फीचर जो है, कोई भी यूकैरियोट्स रहे, प्रोकैरियोट्स रहे, सबके ऊपर क्या होता है, एक
सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये जो आउटर बाउंड्री जो है कोई भी सेल का, जो ये आउटर बाउंड्री है ना, जो कि इन्वायरमेंट और सेल के डिफरेंस को मेंटेन करता है, मतलब आउटर इन्वायरमेंट से बचा के रखता है सेल को, है ना। तो उसी बाउंड्री को उस दोनों के बीच में क्या करता है, ये करता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये सेल वाल है ना, सेल मेम्ब्रेन है, इसी सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को यूनिवर्सल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहा है, क्योंकि जितने भी सेल हैं, है ना, सबके ऊपर ये मेम्ब्रेन तो पाया ही जाता है, सेल मेम्ब्रेन तो पाया ही जाता है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक सेल वॉल जो पाया जाता है, ये सेल वॉल भले ही प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है ना, एब्सेंट रहता है, लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल हो, बैक्टीरियल हो, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, सब में सेल मेम्ब्रेन पाया ही जाता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल मेम्ब्रेन बोला जाता है। कोई भी सेल है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, पाया जाता है ना, प्रेजेंट रहता है, उसका आउटर बाउंड्री ही बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन का, है ना। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। कैसा है, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, इट इज कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बोले या यूकैरियोटिक सेल बोले, दोनों में ही क्या ये सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। क्या है, कॉमन कैरेक्टर है, जो कि प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाएगा और यूकैरियोट्स में भी पाया जाएगा, ठीक है। बिफोर 1950 से पहले क्या देखा गया कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आरबीसी इज यूज। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज करके सबसे पहले किसके बारे में स्टडी किया गया, आरबीसी के बारे में स्टडी किया गया। किसके बारे में, आरबीसी को यूज किया गया, है ना। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, है ना, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल। तो सबसे पहले जो है 1950 में डिस्कवरी किया गया, है ना, डिस्कवर किया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, किसको, रेड ब्लड सेल को, आरबीसी को यूज किया गया। और बिकॉज इट डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, क्योंकि जो आरबीसी को सबसे पहले इसलिए लिए क्योंकि आरबीसी में किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता था, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन, क्या, डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसीलिए हम लोग किसका लिए थे, किसको लिए सबसे पहले डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट किसको लिए थे, आरबीसी को लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ओनली कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाया जा रहा था, जो हम लोग आरबीसी जो साइंटिस्ट लिए थे उसमें ये मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पाया जा रहा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, प्रेजेंट था, लेकिन जो क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, बट कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाया जा रहा था, ठीक है। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाया जा रहा था। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, डजंट इजली फ्रेगमेंटेड, और ये बहुत ज्यादा इजली फ्रेगमेंटेड नहीं हो रहा था, मतलब टूट नहीं रहा था, है ना। फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में इसको इतना इजी तरीके से, जैसे प्रोकैरियोट्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या है, काट दिया जाता है, लेकिन ये जो यूकैरियोटिक सेल है ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, नहीं काट सकते थे हम लोग, इसका इतना इजीली फ्रेगमेंटेशन करना इतना आसान नहीं था। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, बाय एनालिसिस, उसके बाद एनालिसिस किए साइंटिस्ट कि ये जो है, scientists found that cell membrane is made of phospholipid, protein and carbohydrate। और जो साइंटिस्ट आए, है ना, वो सबसे पहले आरबीसी को लिए, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड क्या था, उसके अंदर कोई ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं पाया जा रहा था, सिर्फ मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही वो सिर्फ
कंटेन कर रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके ऊपर सिर्फ क्या था, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर था और उसमें किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाया जा रहा था। उसके बाद उसको फ्रेगमेंट करना इजी था, इसीलिए लिए। और फिर वो एनालिसिस किए, देखे, क्या देखे साइंटिस्ट कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन बना किससे हुआ है, तो ये सेल मेम्ब्रेन तीन जो है इससे मिलके बना हुआ है। किससे, तो फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बना हुआ है, तो फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, प्रोटीन पाया जा रहा है ना। फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन, है ना। आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन जो था वो किससे बना हुआ था, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड और क्या, प्रोटीन, इस तीन से मिलके बना था। उसके बाद ये रेशियो फॉर आरबीसी, आरबीसी में ये रेशियो देखे, जो इसका मेम्ब्रेन था आरबीसी का, जो ये आउटर मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन था, इस सेल मेम्ब्रेन में ये सेल मेम्ब्रेन बना किससे हुआ था, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ था, है ना, प्रोटीन से बना हुआ था और किससे, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ था। अब ये इसमें इसको ऑब्जर्व किए, एनालिसिस किए कि ये जो बना हुआ है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट, इसमें रेशियो किसमें, मतलब कितना रेशियो है ना, किस चीज का कितना रेशियो है। तो उन्होंने देखा कि 52% क्या पाया जा रहा था, प्रोटीन। प्रोटीन का मात्रा कितना था, 52% था। लिपिड का मात्रा 40% था और कार्बोहाइड्रेट जो है ये 8% था, है ना। किसमें, इरिथ्रोसाइट में। इरिथ्रोसाइट आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन था, उसमें वो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन को उन्होंने एनालाइज किया और देखा कि आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना हुआ है, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा 52% थी, लिपिड की मात्रा कितना थी, 40% थी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 8% थी, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, है ना, इस स्लाइड तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है, अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना हुआ किसका है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। उसमें 52% कितना क्या पाया जा रहा था, प्रोटीन पाया जा रहा था, है ना, और लिपिड 40% और बाकी 8% जो है क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये बना तो इस तीन चीज से है, लेकिन अरेंज कैसे है ना, अरेंज कैसे है, तीनों जो अरेंज है वो तीनों कैसे अरेंज है ना, कौन पहले है कौन बाद में है। तो फिर उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाइड किया गया, देखा गया, एनालिसिस किया गया कि कौन कैसे पाया जाता है। तो कोई भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसमें, उसका सबसे पहला ये क्या था कि उसमें फॉस्फोलिपिड पाया जाता था। क्या पाया जा रहा था, फॉस्फोलिपिड। अब जो ये फॉस्फोलिपिड होता है इसमें दो पार्ट होता है। फॉस्फोलिपिड जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है ना। इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, ये क्या है, हेड पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, हेड। ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और ये जो होता है, कोई भी फॉस्फोलिपिड में ये दो टेल पाया जाता है और एक हेड पाया जाता है, ठीक है। दो टेल पाया जाता है ना, और एक हेड पाया जाता है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब पोलर होता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है, जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और वो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। और इस पोलर और नॉन पोलर, चूंकि फॉस्फोलिपिड में एक हेड ग्रुप जो है, हेड जो पाया जा रहा है वो हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है, पोलर नेचर का है। और हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, नॉन पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर दोनों से मिलके बना हुआ है, इसीलिए इसको टर्म हम लोग देते हैं एम्पीफेटिक मॉलिक्यूल। फॉस्फोलिपिड को क्या बोलते हैं हम लोग, ये कैसा है, एम्पीफेटिक मॉलिक्यूल है। क्या बोलते हैं, एम्पीफेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है, एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल है। तो एम्फीफेटिक जो मॉलिक्यूल है क्या हमारा, फॉस्फोलिपिड, ये किसका बना हुआ होता है, इसमें एक हेड ग्रुप होता है, एक टेल पाया जाता है। हेड कैसा होता है,
पोलर नेचर का होता है, और जो टेल होता है वो कैसा होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है। हेड जो होता है वो पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक मतलब उसको वाटर से क्या है, लविंग है, वो वाटर से डरता नहीं है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, उसको वाटर से क्या है, डर है, इसीलिए वो अंदर क्या रहता है, ये इस तरह से टेल, टेल जो है इसका क्या है, हाइड्रोफोबिक है, इसको वाटर से डर लगता है, इसलिए नीचे अंदर में क्या होता है, ये छुपा हुआ रहता है। और जो ये बाहर सरफेस पे, ये सरफेस पे जो चीज रहेगा उस पे बाहर से जो वाटर आएगा, तो ये वाटर से ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा ना, इसका हेड ग्रुप वाटर से इंटरेक्ट करेगा, इसीलिए कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाटर लविंग होता है ना। और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, ठीक है, वाटर से इसको क्या होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया मतलब वाटर से इसको डर लगता है, ठीक है। तो इसका जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है, और जो हेड होता है वो पोलर होता है, और क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और चूंकि पोलर और नॉन पोलर दोनों एक ही इसमें प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक नेचर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। तो जो इसका आउटसाइड है ये क्या है, आउटसाइड जो मेम्ब्रेन है हमारा बना हुआ, ये किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। तो एक फॉस्फोलिपिड का लेयर जो होता है ऊपर होता है, और एक फॉस्फोलिपिड का लेयर कैसा होता है, नीचे होता है। तो ऊपर रहे या नीचे रहे, इसका जो बाहरी वाला पार्ट है वो कैसा है, हेड वाला पार्ट है ना, हेड वाला पार्ट है, मतलब हेड वाला पार्ट इसका क्या होता है, बाहर रहता है ना, आउटर सरफेस रहता है, और इनर वाला पार्ट जो इसका हाइड्रोफोबिक एरिया है वो इनसाइड रहता है ना, मेम्ब्रेन के इनसाइड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, पोलर नॉन पोलर दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। वही बोली जा रही है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रोटेक्ट नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। एक्वस इन्वायरमेंट अगर मान लो कि जो ये है इसको हम लोग पानी में डाल देते हैं, है ना, पानी में अगर इस मेम्ब्रेन को हम लोग डाल दे रहे हैं एक्वस इन्वायरमेंट में, तो इसका जो बाई लेयर फॉस्फोलिपिड का जो बना हुआ है ना, इसका जो आउटर लेयर है वो किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। तो जो फॉस्फोलिपिड है, तो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, एक लिपिड क्या है, एक लेयर क्या है, ऊपर है और एक लेयर नीचे है, तो दो लेयर से मिलके बना है ना। तो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रोटेक्ट करता है, क्या प्रोटेक्ट करता है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल। ये इसको किसको, ऊपर और नीचे दोनों वाला लेयर किसको प्रोटेक्ट करके, बीच वाले लेयर को, जो इसका हाइड्रोफोबिक टेल है इसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए है ना, ऊपर और नीचे से दोनों से क्या करके प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। वही बोल रहा है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रोटेक्ट नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, है ना, एक्वस इन्वायरमेंट से बचा के रखता है किसको, ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है इसको, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट इस पे चलते हैं हम लोग कि अब जो ये प्रोटीन का अरेंजमेंट है ये कैसा है ना। इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा है, प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन के बारे में देखिए कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, अरेंजमेंट, प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा था, नॉट क्लियर बाय बायोकेमिकल एनालिसिस, सो डिफरेंस मॉडल आर गिवन। जो अरेंजमेंट हम लोग सेल मेम्ब्रेन का पढ़ रहे थे तो उसमें ये क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन सा जो है लेयर, मतलब कौन सा प्रोटीन का कितना लेयर होगा, फॉस्फोलिपिड का कितना लेयर पाया जाएगा, या फिर जो है सो जो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है इसमें जो प्रोटीन है यही दो लेयर का बना हुआ है, या फॉस्फोलिपिड दो लेयर है, या प्रोटीन सिंगल है, ये मतलब नहीं पता चल रहा था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और सारे अलग अलग जो है ये अपना मॉडल दिए कि कोई साइंटिस्ट आए जो कि बोले कि दोनों लेयर प्रोटीन का ही है ना, और बीच में आपका लिपिड पाया जा रहा है। कोई साइंटिस्ट आए उन्होंने बोले कि नहीं, लिपिड जो है सो दोनों लेयर लिपिड का बना हुआ है, बीच में प्रोटीन पाया जा रहा है। तो सारे साइंटिस्ट आए, सबका अलग अलग अपना अपना मॉडल था, उन्होंने अलग अलग अपना बताया, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया रहा था कि किससे मतलब बना हुआ है ना। तो जो साइंटिस्ट आए बहुत सारे मॉडल दिए, डिफरेंट तरह के मॉडल, तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे थोड़ा बहुत कि कौन क्या मॉडल दिए। तो सबसे पहले कि ये क्लियर नहीं हो रहा था बायोकेमिकल एनालिसिस, मतलब वो किस केमिकल से कितना मात्रा में किससे बना हुआ है ये क्लियर नहीं हो रहा था। तो इसीलिए सो डिफरेंट मॉडल आर गिवन, इसलिए बहुत सारा मॉडल गिवन है ना, दिया गया है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे डेनियल एंड डेप्सन,
डेनियल एंड डेप्सन मॉडल दिया गया था, जिसको हम लोग सैंडविच मॉडल कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं? सैंडविच मॉडल बोलते हैं। तो डेनियल एंड डेप्सन जो थे, जो मॉडल दिए थे, उसको सैंडविच मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन था कि कांट एक्सप्लेन फ्लूइडिटी एंड सेलेक्टिव परमेबिलिटी। इन्होंने, जो डेनियल एंड डेप्सन आए, वो बोले कि ये जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, ये सैंडविच मॉडल दिए। मतलब इनका कहना था कि ये जो लेयर है ये फॉस्फोलिपिड, दोनों तरफ क्या होता है, ये दो लेयर जो है ये लिपिड का बना हुआ है, और बीच वाला जो लेयर है ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ। ये तो इन्होंने दे दिया, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कांट एक्सप्लेन। इसका लिमिटेशन क्या था कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो मेम्ब्रेन हमारा सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये लिपिड और प्रोटीन का सैंडविच लेयर तो इन्होंने दे दिया कि हाँ इससे बना हुआ है, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है, ये फ्लूइडिटी जो इसके अंदर हो रहा है ना, फ्लूइडिटी जो प्रोसेस हो रहा है, या सेलेक्टिव परमेबिलिटी वाला जो प्रोसेस हो रहा है, ये सेलेक्ट करता है ना मॉलिक्यूल को कि किसको अंदर आने देना है और किसको बाहर जाने देना है ना। तो सेलेक्टिव परमिएबल जो इसका नेचर होता है, या फिर फ्लूइडिटी वाला जो नेचर है, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन? डेनियल एंड डेप्सन। कौन मॉडल दिए थे? सैंडविच मॉडल दिए थे। लेकिन इनका एक लिमिटेशन था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे? कि मेम्ब्रेन का जो नेचर है, फ्लूइड नेचर है, फ्लूइडिटी वाला जो नेचर है ना, और ये जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है, ये कैसे होता है ना। इसीलिए इस साइंटिस्ट को फिर ये किया गया, और फिर दूसरे साइंटिस्ट आए और फिर उन्होंने दूसरे मॉडल को दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने दूसरा मॉडल दिया। कौन सा मॉडल? बाय रॉबर्टसन। दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? रॉबर्टसन। डेनियल एंड डेप्सन आए, उन्होंने सैंडविच मॉडल दिया, और फिर रॉबर्टसन आए, और ये रॉबर्टसन जो मॉडल दिए, ये कैसा मॉडल दिए? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिए। कौन सा मॉडल दिए? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दिए, इस मॉडल में क्या बोला जा रहा था? ऑल द ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन हैव ट्राइलेमिनल स्ट्रक्चर, है ना। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो रॉबर्टसन आए, उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, और इनका कहना क्या था कि जो भी ऑर्गेनली पाया जाता है, उसका जो ये सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। कितने लेयर से? 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। अरेंजमेंट एज गिवन डेनियल डेप्सन, जैसा डेनियल एंड डेप्सन बताए थे कि 3 अरेंजमेंट होता है, सैंडविच लेयर जो उन्होंने दिया कि लिपिड, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है, वही रॉबर्टसन भी बोले कि बना हुआ होता है लिपिड, प्रोटीन और लिपिड से। ये भी, लेकिन इन्होंने ये बोला कि ये ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर होता है। किससे बना होता है ये नहीं बोले, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना बोला, रॉबर्टसन जो थे, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, और ये बोले कि जो ये लेयर है, ये 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर है इसके अंदर। अब ये किससे बना हुआ है, ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, नहीं कर पाया। तो फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, जो कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिए। क्या दिए? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि आज हमारा वेल एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसको अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। बाद में भले कोई बाद में साइंटिस्ट आए जो कि इस वाले मॉडल को भी चेंज कर दे, और फिर जो है हम लोग को कोई और मॉडल पढ़ना पड़े, ये बाद की बात है। अभी इसके ऊपर एक न्यू रिसर्च चल रहा है ना, जिस मेम्ब्रेन के ऊपर स्टडी किया जा रहा है। हो सकता है कि बाद में ये मेम्ब्रेन मॉडल हम लोगों का चेंज हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल तक में हम लोगों को यही मॉडल पढ़ना है। तो सबसे नेक्स्ट मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो था, जिसको कि आज हम लोग मान के चलते हैं, प्रूव करते हैं, तो वो कौन सा मॉडल था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन सा मॉडल था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये दिए कौन थे? एन इम्प्रूव मॉडल, है ना। सबसे इम्प्रूव मॉडल कौन था? यही फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन, जो सिंगर और निकोलसन थे, 1972 में यही ये मॉडल दिए थे। 1972 में सिंगर और निकोलसन आए, उन्होंने एक मॉडल दिया। क्या? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि आज वेल एक्सेप्टेड मॉडल है। ठीक है, इनका कहना क्या था कि जो अभी तक जितनी सारी बात हम लोग बोले, ये बात सही है कि ट्राइलेमिनार भी है, लेकिन वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि कौन कौन सा लेयर है। वो बोले, जो साइंटिस्ट थे डेनियल डेप्सन, उन्होंने भी बोला कि 3 मेम्ब्रेन का सैंडविच लेयर है, लेकिन किससे है ये नहीं बता पाए। तो जो ये सैंडविच लेयर है और ये थे, उसीलिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो दिया गया, उसमें बताया गया कि ये मेम्ब्रेन तो है, एक आउटर इधर मेम्ब्रेन है ना, 2 बाई मेम्ब्रेन से बना हुआ है, लेकिन लिपिड का बाई लेयर होता है
मेम्ब्रेन कैसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो लिपिड जो है, लिपिड बाई लेयर लिपिड होता है। तो लिपिड जो है ऊपर और नीचे जो लेयर है वो कैसा है, लिपिड है ना, लिपिड का बना हुआ है। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो इस दोनों लिपिड के बीच बीच में कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है, ठीक है, कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है। और जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बीच में इस तरह से दोनों लिपिड के स्ट्रक्चर के बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि इसको दिया गया था एक, ये बोला जाता है सी फ्लोटेड द, है ना, सी फ्लोटेड द आइस फ्लोटेड द सी, मतलब जिस तरह से समुद्र में जो है अगर हम लोग देखें तो अगर बर्फ को हम लोग डाल दे इस तरह से तैरने के लिए, तो क्या होता है, पूरे समुद्र इस तरह से ऐसे लेयर रहेगा और कहीं कहीं पे वो बर्फ का टुकड़ा रहेगा ना। तो इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल में दिया गया और बताया गया कि ये जो है लिपिड का बना हुआ लेयर होता है, उसमें कहीं कहीं पर प्रोटीन पाया जाता है और दोनों लिपिड लेयर के बीच में गैप को फिल करने के लिए कहीं कहीं पर क्या है, कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है, ठीक है, और बीच बीच में क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। यही मॉडल दिया गया था, ठीक है। तो दूसरी बात क्या बोली जा रही है, ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। ये जो मॉडल था ये कैसा मॉडल था, सबसे एक्सेप्टेड मॉडल अभी तक का यही है। दूसरी कि ये जो है लिपिड के बारे में बोले कि ये जो लिपिड है ये कैसा है, फ्लूइड है, और जो प्रोटीन है ये मोजाइक है, कैसा है, मोजाइक है। बोथ आर क्या, क्वासी फ्लूइड नेचर, कैसा होता है इसका नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनबैलेंस लेटरल मूवमेंट, ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर है चूंकि लिपिड का, यही लेटरल मूवमेंट करवाता है ऑफ प्रोटीन विद इन ओवरऑल बाइलेयर फ्लूइडिटी। जो बाइलेयर बना हुआ है हमारा, ठीक है, ये जो दो बाइलेयर बना हुआ है किसका, हमारा इस तरह से लिपिड का बना हुआ है ना, लिपिड का बाइलेयर बना हुआ है, ठीक है। और ये जो लिपिड का बाइलेयर है, इस लिपिड के बाइलेयर में यहीं पे कहीं कहीं पे क्या है, इस तरह से प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से क्या है, प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक है। वही बोला जा रहा है कि ये जो लिपिड में जो मूवमेंट होता है, मान लो कि यहाँ कोई लिपिड है ना, और ये लिपिड यहाँ से कूद के यहाँ चले जाए और ये वाला लिपिड इधर से इधर आ जाए, या ये वाला इधर चले जाए, ये वाला इधर चले जाए, या ये वाला उछल के इसके पास चले जाए और ये वाला यहाँ आ जाए, है ना। तो ये जो लेटरल मूवमेंट होता है इसी को क्या कहा जाता है, लेटरल मूवमेंट। लिपिड के पास क्या हो रहा है, लेटरल मूवमेंट होता है। और जो लिपिड का जो ये लेटरल मूवमेंट होता है, सबसे पहले ये जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर था कि एक हेड था और एक टेल था, उसमें एक जो ये टेल होता है उसमें क्या होता है, एक डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसकी वजह से एक टेल जो होता है ये इसका थोड़ा किंक टाइप का होता है। कैसा होता है, थोड़ा इस तरह से एक टेल सीधा होता है और दूसरा थोड़ा इस तरह से किंक टाइप होता है। चूंकि ये किंक टाइप का होता है तो इस तरह से मेम्ब्रेन में जो है क्या होता है, किंग टाइप का होने की वजह से। और ये किंग टाइप का होता क्यों है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक जो टेल होता है इसमें एक डबल बॉन्ड पाने रहने की वजह से इस जो इसका जो एक टेल होता है वो कैसा होता है, किंग टाइप का थोड़ा होता है। दूसरा कि इसी नेचर की वजह से फॉस्फोलिपिड के जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कैसा होता है, फ्लूइड नेचर का होता है ना, फ्लूइडिटी नेचर का, मतलब जो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी मेंटेन होती है, ये यही लिपिड का जो लेटरल मूवमेंट हो रहा है इसी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या है, मेंटेन रहती है। कैसे रहती है, क्यों रहती है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए क्लासिफाइड नेचर जो होता है लिपिड का, यही लेटरल मूवमेंट करवाता है। और प्रोटीन विद इन जो ओवरऑल बाइलेयर, यही जो प्रोटीन बीच बीच में जो पाया जा रहा है बाइलेयर में, है ना, प्रोटीन जो पाया जाता है वो कैसे पाया जाता है, बाइलेयर में, मतलब ये दो लेयर है इस तरह से पाया जा रहा है। तो ये इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो दोनों लेयर को क्रॉस कर रहा है ना, बीच में इस तरह से जा रहा है। तो यही बोली जा रही है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सेल ग्रोथ, है ना,
अगर फ्लूइडिटी मेंटेन कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन, उसकी जो फ्लूइडिटी मेंटेन हो रही है, तो उससे क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सेल के ग्रोथ में वो हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करवाता है, इंडोसाइटोसिस करवाने में हेल्प करवाता है, सेक्रेशन करवाने में हेल्प करवाता है, और फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन। जो इंट्रासेलुलर जंक्शन है मतलब कोई सेल है ना, उसके अंदर जो एक कोई चीज पहुंचाना है, तो उसके अंदर जो इस तरह का फॉर्मेशन करवाएगा, वो इंट्रासेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन किसके वजह से होता है, इसी फ्लूइडिटी नेचर के वजह से होता है। ठीक है, इस फ्लूइड नेचर के वजह से इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन और इंडोसाइटोसिस वगैरह में हेल्प करता है, और सेक्रेशन में हेल्प करता है। इंडोसाइटोसिस मतलब कल बताई थी कि कोई भी चीज को अगर इंडोसाइटोस कर लेना, मतलब मेम्ब्रेन क्या करता है, इनर मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्ड करता है अपने आप को, और कोई भी सब्सटेंस को इंडोसाइटोस कर लेता है, मतलब फूड वगैरह को, है ना, तो इसको कहते हैं इंडोसाइटोसिस करना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि सिग्निफिकेंस, फ्लूइडिटी का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, दूसरा जो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। जो लिपिड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा लेयर था वो किसका बना हुआ था, लिपिड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का। तो लिपिड का ये जो लेयर था, ये बाई लेयर, ये किसका था, लिपिड का था। ये वाला भी लिपिड था लेयर, और ये नीचे वाला लेयर भी किसका बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है। और बीच में क्या है हमारा, फॉस्फोलिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड था, और क्या इस दोनों के बीच में क्या था, कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा था। ठीक है, वही बोली जा रही है कि कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोलिपिड, प्रोवाइड स्टेबिलिटी मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ओनली इन मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जो फॉस्फोलिपिड का जो ये लेयर था, इसी लेयर के बीच बीच में कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा था, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या करता है, मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी जो प्रोवाइड करवाता है ना, मेम्ब्रेन जो फ्लूइड नेचर का होता है वो किसकी वजह से होता है, इसी कोलेस्ट्रॉल, जो ये दोनों फॉस्फोलिपिड के बीच में जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर का होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट बिटवीन, क्या दोनों फॉस्फोलिपिड के बीच में पाया जाता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, जो कि मेम्ब्रेन को, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है, और फ्लूइड नेचर जो होता है उसका, वो भी उसको प्रोवाइड करवाता है। और ये किसका फीचर है, प्रेजेंट होता है किसमें, ओनली यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है, सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा प्रोटीन जो पाया जा रहा है, अब इसका जो फॉस्फोलिपिड था उसका ये काम था, कोलेस्ट्रॉल जो पाया जा रहा था उसमें वो क्या कर रहा था, मेंटेन करवा रहा था। प्रोटीन का काम क्या है, प्रोवाइड इलास्टिसिटी। प्रोटीन क्या करवाता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है। जो नेचर होता है मेम्ब्रेन का, है ना, इलास्टिक नेचर का, कि वो जो है इलास्टिक नेचर मतलब फैलना सिकुड़ना, है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वगैरह करता है जो, है ना, इलास्टिक नेचर जो मेम्ब्रेन का होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि जो ये किसके वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से होता है। प्रोटीन ही प्रोवाइड करवाता है इलास्टिसिटी, मैकेनिकल सपोर्ट टू लिक्विड मैट्रिक्स। जो लिक्विड मैट्रिक्स जो है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कौन करवाएगा, प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। उसको इलास्टिसिटी कौन देगा, इलास्टिक नेचर कौन देगा, तो प्रोटीन देगा। ठीक है, और एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल, और कैरियर मॉलिक्यूल के तरह भी काम करता है, और चैनल प्रोटीन की तरह भी काम करता है, और रिसेप्टर एंड एंजाइम की तरह भी वर्क करता है। जो प्रोटीन होता है वही रिसेप्टर का भी काम करता है, एंजाइम का भी काम करता है, और मॉलिक्यूल, कैरियर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। कैरियर मॉलिक्यूल मतलब जो ये इस तरह से मेम्ब्रेन है, बीच में इस तरह से क्या बना हुआ है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक चैनल की तरह, मान लो किसी चीज को अगर इनसाइड से आउटसाइड जाना है ना, आउटसाइड से इनसाइड आना है, या इनसाइड से आउटसाइड जाना है, तो कोई भी सब्सटेंस जो जाएगा तो इस कैरियर मॉलिक्यूल को जो लेके आएगा इसी चैनल के थ्रू लेके आएगा। तो ये जो चैनल बना हुआ होता है ये किसका बना हुआ होता है, इसी प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो इसीलिए कैरियर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, चैनल प्रोटीन की तरह भी काम करता है, रिसेप्टर और एंजाइम की तरह भी काम करता है। ठीक है, यहाँ तक मेरी समझ से आपको प्रोटीन के विषय में भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन क्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रेजेंट एट आउटर सरफेस ऑफ टू फॉर्म। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, ये प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस पे टू फॉर्म में, एक ग्लाइकोलिपिड और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन,
है ना। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट का जो लेयर होता है इस प्रोटीन में, जो फॉस्फोलिपिड बाय लेयर में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये आउटर सरफेस पे इसमें दो फॉर्म हो पाया जाता है, एक ग्लाइकोलिपिड और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो एंटीजन की तरह ये वर्क करता है। किसके तरह वर्क करता है, एंटीजन की तरह वर्क करता है। ठीक है, किसकी तरह वर्क करता है, एंटीजन की तरह वर्क करता है। तो आगे जो है आगे एंटीजन की तरह वर्क करता है। यहाँ तक हम लोग देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किसकी तरह वर्क कर रहा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 लेयर पाया जा रहा था, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट फ्लूइडिटी मेंटेन करवा रहा था, प्रोटीन इलास्टिसिटी वगैरह सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा था, है ना। यही सब हम लोग देखे और यहाँ तक हम लोग समझे कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये फंक्शन एंटीजन की तरह भी काम करता है। अब नेक्स्ट हम लोग का चलेगा कि ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाया जा रहा है, लिपिड पाया जा रहा है, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट कैसे करवाता है और बाकी सब, तो इसको नेक्स्ट क्लास से हम लोग यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारा ट्रांसपोर्ट जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल, फ्लूइडिटी नेचर कैसे होता है ये तो हम लोग जान लिए, और वो परमिएबल कैसे हो रहा है, सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कह रहे हैं उसको, कैसे कह रहा है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।